हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आपको फुल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला देंगे, यानी कि सूत्रों के यहाँ पर दो पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी हैं। तो देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। यानी कि बहुपद आप छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने अक्षरों को ज्ञान लिया होगा और संख्याओं को ज्ञान लिया होगा। तो जब अक्षरों और संख्याओं का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, उनको मिला देते हैं, तो निश्चित आपको बहुपद बना होगा, ठीक है ना। यानी कि आपने इस तरह से देखा भी होगा कि 5x - 6 = 0 लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, तो ये बहुपद नहीं है, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, ऐसे समीकरणों को आपने हल भी किया होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से बराबर हटा दिया जाए तो आपका बहुपद बन जाएगा। तो ऐसे बहुपदों को आपने पढ़ा होगा, छोटे छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। तो आज हम बताते हैं आपको कि बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर इस ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये होता है कि ऋण का पूर्णांक ना हो, धन का पूर्णांक हो, ठीक, और शून्य भी हो, लेकिन ऋण का पूर्णांक ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर बहुपद का हम लेते हैं तो यहाँ पर हमने a ले लिया, ठीक है ना, a0 ले लिया, प्लस के a1 x ले लिया, उसके बाद प्लस का a2 x1 ले लिया, उसके बाद a3 x⁻² ले लिया, प्लस के डॉट 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 a⁻n और x⁻n। यानी कि इस रूप में आप देखेंगे तो आप बहुपद पाएंगे, यानी कि आपको बहुपद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे, यहाँ हम समझाते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर a0 a1 a2 a3 एंड सो an तक ये क्या है, इनको आप देखते हैं, इनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, ये वास्तविक संख्याएं a0 a1 a2 और एंड सो an तक जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हो, ये हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। यानी कि अगर हम इसको बहुपद के रूप में मतलब कि लिखें तो कैसे, मान लीजिए हमारी वास्तविक संख्या मैंने 2 ले ली, प्लस के यहाँ पर 3x ले लिया, ठीक है। यहाँ पर x की पावर बेटा 2 कर दो और यहाँ पर x की पावर 3 कर दो, कि यहाँ पर x की पावर 1 तो मानी जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, 6 ले लिया, x की पावर 2 ले लिया, प्लस के 8 ले लिया, x की पावर 3 ले लिया, प्लस के एंड सो an, कुछ भी संख्या हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जी 2 यानी कि आपकी 2 3 6 और 8 क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम में पहला वीडियो मैंने जो डाला था, उसमें देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो ये कन्फर्म हो गया आपको कि बहुपद किस प्रकार का हो सकता, तो ये हमारा बहुपद है, ठीक है बेटा। अब देखो कंडीशन क्या होती है, बहुपद कब होता है, बहुपद कब होता है ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं कि बहुपद कब होता है। हेडिंग होगी कंडीशन, कंडीशन ऑफ आ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की शर्त, किस स्थिति में, किस कंडीशन में बहुपद होता है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात
ऋणात्मक, भिन्नात्मक या करणीगत हो तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि बहुपद कब होगा और बहुपद कब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें 3 कंडीशन यहाँ पर हैं। अगर बहुपद की घात ऋणात्मक हो जाए या भिन्नात्मक हो जाए या करणीगत हो जाए, तो 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन लागू हो जाती है, तो इस कंडीशन में कभी भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि देखो, अगर यहाँ लिखा 5x की पावर 2 माइनस के 3 रूट x प्लस के 6, ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो रूट लगा है इसकी पावर कैसी है, करणीगत है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी आप देखो। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 5x² माइनस 3। जब इस रूट की पावर हटती है किसी भी अक्षर या किसी भी संख्या पर जब रूट लगा होता है, वो आपसे कह दिया जाए इसका रूट हटाओ, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 1/2 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जो रूट की वैल्यू होती है, जो कर्ण की वैल्यू होती है, वो 1/2 होती है। इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 6। यानी कि पावर कैसी आ गई, घात के रूप में है, लेकिन भिन्नात्मक घात है। अगर भिन्नात्मक है तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है ना। अगर इस रूप में हो कि x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर -2 प्लस के 7x प्लस के, यानी कि 6x प्लस के 7, तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या है, ऋणात्मक है, फिर भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो 3 कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। इन 3 कंडीशन में कभी भी अगर ये अप्लाई हो जाती किसी बहुपद में चर की घात पर, तो कभी भी वो बहुपद नहीं होगा। एक कंडीशन और एक्स्ट्रा यहाँ पर है, कह सकते हैं हम कि नोट यहाँ लिख लेना बेटा कि प्रत्येक बहुपद है, प्रत्येक जो बहुपद है, प्रत्येक बहुपद एक परमेय व्यंजक होता है। प्रत्येक बहुपद एक परमेय व्यंजक होता है, हो सकता है। ठीक है ना, कन्फर्म है, लेकिन परमेय व्यंजक, लेकिन परमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। यानी कि आपका बहुपद तो परमेय व्यंजक हो सकता है, लेकिन परमेय व्यंजक कभी बहुपद नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई बहुपद इस रूप में लिखा है, इस रूप में लिखा किसमें, अभी हम बता देते हैं आपको। ये आपका लिखा 5x² प्लस के 3x माइनस का 6, ये हमारा बहुपद है। तो ये परमेय व्यंजक हो सकता है, क्योंकि अपॉन 1 कर सकते हैं। तो p/q आपका जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, वो हमारी परमेय संख्या होती है और परमेय व्यंजक भी कहलाती हैं, अगर व्यंजक लिखा हुआ है तो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस के 5। तो आप देख रहे हो कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसका मतलब ये क्या है, परमेय व्यंजक है, क्योंकि ये p/q के रूप में डिनोट है, व्यक्त किया गया है। तो इसको हम परमेय व्यंजक तो कह सकते हैं, लेकिन बहुपद नहीं कह सकते। इसलिए मैंने लिखाया कि प्रत्येक बहुपद एक परमेय व्यंजक होता है, लेकिन परमेय व्यंजक बहुपद कभी नहीं हो सकता है। तो ये परमेय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा। आगे देखो, हम डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात क्या होती है, घात किससे कहते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद में जिस पद में किसी भी यानी कि कोई भी बहुपद आपका लिखा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये बहुपद लिख देते हैं। ये आपका 3 हो गया, माइनस के 5x² हो गया, प्लस 7x⁴ हो गया, प्लस के 2x हो गया, ठीक है ना, और आपका प्लस का 7x⁴ हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने बहुपद लिख दिया, और इस बहुपद में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि हमने इसको किसी फॉर्म में नहीं लिखा है, यानी क्यों कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर घातों का कहीं कोई क्रम नहीं रखा होगा, लेकिन फिर भी ये बहुपद माना जाएगा, ये बहुपद तो माना जाएगा। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो किसी भी बहुपद में जिस पद की घात सबसे बड़ी हो, यानी कि सबसे अधिक हो, तो समझ लीजिए वह बहुपद की घात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो पद है, इस पद में बेटा सबसे बड़ी घात 4 है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो बहुपद की घात है वो कितनी है? बहुपद की घात बेटा 4 है। कितनी है? बहुपद की घात 4 है। क्लियर बात है? तो यहाँ पर आपकी बहुपद की घात 4 हो गई। ठीक, उसके बाद देखो अगली परिभाषा है कि बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस दिए हुए यानी कि आपका जो उदाहरण दिया है, उसमें अगर किसी भी बहुपद में चर की घातों को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए तो उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब है ये बहुपद हमारा बहुपद तो है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि ये मानक रूप में नहीं है। तो अगर किसी बहुपद को मानक रूप में लिखना हो तो 2 प्रकार से आप लिख सकते हो। कैसे? देखो, एक तो घातों को घटते क्रम में, यानी कि घटते क्रम में जो शब्द होता है इसका मतलब होता है अवरोही क्रम में, और घातों को बढ़ते क्रम में, और इसका मीन्स होता है कि आरोही क्रम। तो हम देख रहे हैं अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी घात क्या है? x⁴ यहाँ पर घात 3 है तो 7x⁴, उसके बाद आपकी 2 है तो माइनस, ठीक है ना, 5x⁴, उसके बाद पावर आपकी 1 है तो प्लस का आपका 2x⁴, और यहाँ पर प्लस का 3 तो कह ही सकते हो। ठीक है ना, तो इसकी पावर कोई नहीं, अचर पद की घात क्या होती है? 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घात कैसी हैं? घात कैसी हैं? घटते क्रम में लिखी हुई हैं घात हैं, तो इसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो ये भी हमारा मानक रूप है। अगर हम चाहें तो इसको कैसे ले सकते हैं? बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले 3 और 3 की पावर 0, उसके बाद प्लस के 2x⁴ उसके बाद माइनस x⁴ उसके बाद प्लस 7x⁴, उसके बाद प्लस 7x⁴। तो आप देख रहे हैं किसी भी बहुपद को 2 प्रकार से लिखा जाता है, उसकी चर की घातों को घटते क्रम में या उसको बढ़ते क्रम में। यही बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद देखते हैं बहुपद के शून्य के मूल क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई बहुपद लिखा, हमने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ बहुपद में, ये दे दिया x² - 5x प्लस का 6, ये दे दिया, ये हमारा बहुपद है। यानी कि बहुपद की यदि मुझे शून्य ज्ञात करना है तो शून्य क्या कहलाते, मूल क्या कहलाते हैं, मान क्या कहलाते, हल क्या कहलाते, एक ही बात होती बेटा। ठीक है ना, तो ऐसे किसी भी चर के ऐसे मान जो दिए गए बहुपद को संतुष्ट कर देते हैं उसे हम बहुपद के शून्य क्या मान कहते हैं। तो देखो कैसे संतुष्ट करते हैं। अगर मान के चलें इसको माना कि px बराबर अगर हम ले लेते हैं x² - 5x प्लस 6। कक्षा नांत में आपने इस प्रकार के सवाल जरूर पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे कि अगर इसका रूप देखा जाए तो ये किस फॉर्म का है? जे x² प्लस के bx प्लस c के रूप का सवाल आपका बेटा है। ठीक है, इस फॉर्म का, यानी कि इस द्विघात बहुपद के
रूप का ये सवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी जो यहाँ पर है, यानी कि सी का मतलब 6 के, यानी कि सी के हम ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर मान इस बी के बराबर आ जाए, इस 5 के बराबर आपका आ जाए, ठीक है बेटा। तो देखो 6 के, तो 6 के गुणनखंड 3 गुणित 2 होंगे। अगर 3 में हम 2 का गुणा करें तो भी 6 आएगा, 2 का 3 में करें तो भी आपका 6 आएगा, लेकिन 3 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर कि 5 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटो कि उनका गुणनफल 6 आ जाए, ठीक। तो यहाँ थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 5 के यदि हम गुणनखंड करें तो 5 का मतलब होगा 4 और 1, ये भी आपके 5 के बराबर हो जाएगा। अगर 3 2 में जोड़ दें तो भी 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा निकल के तो आता है, लेकिन हाँ ये बात है कि 4 एकम 4, इसका गुणनफल आपका 6 नहीं हो रहा है, लेकिन इसका गुणनफल आपका 6 हो रहा है। तो आपका यही, ये नहीं माना जाएगा, माना तो यही जाएगा। तो हम क्यों उल्टा भागें, सीधा है आपका कि अचर पद के आपके ऐसे गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने पर आपका बी का मान निश्चित मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये प्लस में है अचर पद सी तो जोड़ने पे आएगा, अगर ये माइनस में है तो निश्चित घटाने पर आएगा, ठीक है बेटा। तो कन्फर्म हो गया, यहाँ पर हमने समझा दिया, समझ में बस आया होगा। अब इसके हम फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस के 2 हो गया इंटू एक्स प्लस के 6। एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो माइनस का आपका 3x हो जाएगा, माइनस प्लस आपका माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 पेयर, यहाँ से सेकंड पेयर बन गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन क्या है, यहाँ से x है। नाइन्थ में आपने बहुत से फैक्टर सीखे होंगे, फैक्टराइजेशन किया होगा आपने। 3 यहाँ से कॉमन लिया तो हम जानते हैं जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। मतलब ये है कि x ये सबसे बड़ी घात वाला, मतलब कि अक्षर का हो या चर पद का हो, ऐसा है जिसका भाग इन दोनों पदों में चला जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कहलाता है। वो एक प्रकार का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ कॉमन लेते उसका हम भाग देते हैं। तो 2, यानी कि 2 में से 1 गया तो बेटा x बची, और x चला गया तो माइनस का 3 बचा। और यहाँ से आप देख रहे हैं अकेला x है, यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन मिलेगा नहीं। तो किस में कॉमन है, अचर पद में। 2 और 6, 2 6 में आपका 2 कॉमन है, 2 से 2 चला गया यानी कि x बचा। माइनस का भाग प्लस में लगा बेटा तो माइनस हो गया, और 2 3 6, 2 का भाग 6 में लगा तो आपका। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ और ये चीज़ कैसी है, समान है। तो जो चीज़ आपने कॉमन ली है उसको एक कोष्टक में लिख दीजिए, और जो चीज़ आपकी समान है उनमें से एक निकाल के रख दीजिए, सीधा फंडा। और यह तरीका क्या समझने का कि अगर यहाँ से x माइनस 3 हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 ही बचेगा, ये भी बात सही है। अब जी हमारे क्या हो गया, इस बहुपद के फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए, लेकिन मैंने शून्य ज्ञात नहीं किए। तो शून्य ज्ञात कब होंगे, शून्य ज्ञात जब होंगे तो जो px आया यहाँ पर, जो px आया, अगर यहाँ पर px बराबर बेटा शून्य मान है, और जब तक शून्य नहीं मानेंगे तब तक ये समीकरण नहीं बनेगा, और ये समीकरण नहीं बनेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो मैंने शून्य माना तो क्या हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। यानी कि इस बहुपद के 2 शून्यक निकले, 2 और 3, ठीक है ना। 2 रखने पर इसका मान संतुष्ट होगा, 3 रखने पर भी इसका मान संतुष्ट होगा। ना मानो तो चेक कर लीजिए, ये करें दे रहे हम, देखो 2 का वर्ग होगा बेटा 4 हो गया, 2 गुणा 10 में किए, 5 में किए, 2 5 10 हो गया, प्लस का 6 हो गया, 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0 आ गया। क्लियर बात है। अगर ये 0 आ जाता है इसका मतलब ये इसका शून्यक है, इसका मान है, इसका हल है, इसका मूल है। इसी प्रकार से यदि आप 3 रखेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और प्लस का 6 9 6 15, 15 माइनस 15 ये भी 0 आ गया। तो कुल मिलाकर के 3 और 2 ऐसे मानो जो दिए गए बहुपद को संतुष्ट करते हैं, इसलिए उनको हम बहुपद के शून्य क्या मूल कहते हैं। कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब समझ में आ हो गया। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे बहुपद के भाग, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। इसको मुझे बहुपद के जस्ट बाद बताना था, लेकिन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी उसको समझाना था। ठीक बेटा, तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो बहुपद के बाद इसको आप जरा अवश्य लिखें। ओके, क्लियर है? तो देखो, बहुपद को दो भागों में बांटा गया, एक घात के आधार पर और एक पद के या पदों के आधार पर। ठीक है ना? देखो जरा कैसे इनको समझाते हैं। एक घातीय, यानी कि घात के आधार पर अगर किसी बहुपद की घात एक हो तो उसे हम एक घातीय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 3x लिखा, ठीक है, ये भी एक घातीय है। अगर 5x लिखा तो भी एक घातीय है। ठीक है ना? इस प्रकार से कुछ भी लिख दीजिए, यानी कि घात क्या मानी जाएगी, इसकी एक ही घात मानी जाएगी, इसलिए इसको एक घातीय कहते हैं। ये हमारा एक घातीय है। ठीक है ना? कैसा? एक घातीय है, तो एक हमारा एक घातीय आपका होगी। उसके बाद देखो दो घातीय, अगर यहाँ पर 3 की पावर क्या कर दें हम, x की पावर 2 कर दें, और यहाँ पर 5 की पावर क्या कर दें, 2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, दो घातीय। अगर यहाँ पर कोई संख्या भी ऐड कर देते हैं तो इसकी घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ अचर पद भी लगा देते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर फिर पुनः एक संख्या ऐड कर देते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि घात सबसे बड़ी बेटा यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसको दो घातीय ही कहा जाएगा। घात के आधार पर इसको दो घातीय कहा जाएगा, पद से इसका कोई लेना देना नहीं है। कन्फर्म है? त्रिघातीय, अगर x की पावर 3 है, माइनस के 3x स्क्वायर है, माइनस के 6 हो गया, तो यहाँ पर घात कितनी है, 3 है, तो इसको त्रिघातीय कहेंगे। इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं, मान लो 2x की पावर 4 है, माइनस के 5x स्क्वायर है और प्लस के 7 है, यहाँ पर घात क्या 4 है, तो ये चतुर्थ घातीय हो जाएगा। इसी प्रकार से घात 5 है तो पंचघातीय हो जाएगा, षष्ठ घातीय हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा, सप्तम हो जाएगा, नवम, इस प्रकार से एंड सो बढ़ते चले आइए। तो जितनी पावर उतना ही वो बहुपद हमारा घातीय कहलाता है। अब आप आ जाओ पदों के आधार पर, यानी कि शून्य बहुपद। अगर आपका यहाँ पर शून्य लिखा है तो ये शून्य बहुपद ही कहलाएगा। अगर यहाँ पर शून्य लिखा है तो शून्य बहुपद कहलाएगा। और यदि यहाँ पर कोई संख्या 2 है, 5 है, 12 है, कुछ भी ले लीजिए, कोई संख्या लिखिए मान लीजिए, और पूछ दिया जाए कैसा बहुपद है, तो बेटा बिल्कुल बेधड़क कह देना कि सर ये हमारा अचर बहुपद है। और अचर बहुपद में हमारे हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट एक प्रकार का अचर होता है और इसका मतलब होता है रियल नंबर। और रियल नंबर बेटा कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ये दिमाग में फीड कर लेना। इसलिए ये हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं, ये शून्य बहुपद कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक पदीय की बात करें तो ये देखो एक पदीय है, ये भी एक पदीय है, तो यहाँ पर हम अगर 2x है तो एक पदीय कहलाएगा जी, एक पदीय कहलाएगा। ठीक है ना? एक पदीय आपका कहलाएगा, तो इसमें एक पद है। अगर जिसमें एक पद होता है, यूँ कहो कि अगर यहाँ पर घात 1 है, इसकी एक घात है, तो इसको हम अगर यहाँ पर 5 जोड़ दिया जाए तो ये क्या पद हो जाए, 2 पदीय हो जाएगा। अब एक पदीय नहीं रहा, लेकिन अगर यहाँ से 5 हटा दिया जाए तो ये एक पदीय है और इसको हम एक घातीय भी कह सकते हैं। एक नहीं, घात क्या है इसकी, एक घात है। ठीक है, उसको हम बाद में समझाते हैं। तो एक पदीय है। दूसरा हम देखते हैं, मान लीजिए आपका 3x स्क्वायर प्लस का 5 लिखा है, तो भी आपका 2 पदीय है, क्योंकि 2 पद हैं, और यहाँ से घात भी हटा दी जाए तो भी ये 2 पदीय माना जाएगा। ठीक है बेटा, कन्फर्म होगा। त्रिपदीय की बात करें तो त्रिपदीय की मान लीजिए आपका 4x स्क्वायर है, माइनस के 5x प्लस का 6 है, ये आपका 3 पदीय है, 1 2 3। ठीक है ना? हमेशा पदों की संख्या से जो चिन्ह, और अगर पद में संबंध पूछा जाए तो चिन्ह हमेशा पदों से एक कम होता है और चिन्हों से एक हमेशा पद होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना? देखो 3 पद हैं तो 2 चिन्ह लगे हुए, 2 पद हैं तो 1 चिन्ह है, एक भी चिन्ह नहीं है तो फिर वो एक ही पद कहलाएगा। क्लियर बात है? और यहाँ पर बहुपद का मतलब एक का, अगर एक पद है तो एक पदीय कहलाएगा, 2 पद है 2 पदीय कहलाएगा, 3 है तो तीनों, 3 के बाद जितने भी पद आ जाते बेटा वो कभी भी चतुर्थ, 5, षष्ठ, अष्ट नहीं जाएगा, सीधा बहुपदीय कहलाएगा। तो अगर इस प्रकार से आपका लिखा है
कि 2x³ माइनस 5x² 11 प्लस 7x प्लस का 11। इस प्रकार से बेटा अगर दिया है तो फिर ये हमारा क्या है, बहुपदीय है। क्या है, बहुपदीय है। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पदीय। अगर ये एक पदीय है, इसको यदि आप देखें एक पदीय, इसको देखें ये भी आपका एक पदीय है, और यहाँ पर ये दो पदीय है। ठीक है, ये भी आपका एक पदीय है। इसको देखो चाहे इसको देखो, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों यदि आप देखें, गौर से थोड़ा देखें, तो अगर देखें तो इसमें क्या है कि इसमें x की पावर बेटा 1 है। x की पावर 1 यानी कि सबसे बड़ी पावर 1 है। तो इसको हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अगर हम इसके बारे में बेटा बताएंगे तो ये हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कन्फर्म होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर पद के आधार पर यहाँ पर हमने लिख दिया, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी पावर क्या है, समझना, बिल्कुल बहुत डीपली हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। शून्य बहुपद दिया और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ बेटा जी हमारे पास शून्य लिखा, इसकी पावर क्या है, तो दिमाग में आप क्या है, अब शून्य की पावर क्या होगी, तो कहोगे शून्य होगी। फिर पूछ दिया जाए बेटा 5 की पावर कितनी है, तो फिर आप कन्फर्म, तो अब इसकी पावर तो कोई पावर ही नहीं है, तो हो से दिमाग सर इसकी भी पावर शून्य होगी। और अगर पूछ दिया जाए आपसे 2x की पावर कितनी है, तो बिल्कुल आप निश्चित विश्वास पूरे सर हो इसकी पावर 1 है, क्योंकि बहुपद की परिभाषा क्या कहती है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो एक तो आपकी ऋण की तो नहीं है, लेकिन एक पूर्णांक भी है, तो इसकी पावर 1 हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, यानी कि शून्य की पावर शून्य कभी नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी संख्या की घात शून्य हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि शून्य की पावर आपकी शून्य नहीं हो सकती है, तो शून्य की कोई पावर ही नहीं होती बेटा, अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्यों, जरा समझो, इसकी कहानी हम आपको समझाते हैं कि शून्य अनडिफाइन क्या होता है। बड़ा डीपली नॉलेज दे रहे हैं हम आपको, आज तक आपको मालूम नहीं होगा, बाकी में शून्य की पावर अनडिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है। क्या है शून्य बेटा, क्या कहता है, शून्य ये कहता है कि यदि आप, यानी कि मान लो संख्या हमारी 5 है, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 101 लिखा, कोई बात नहीं, बात को जरा समझना। शून्य कहता है कि हम जिस संख्या के ऊपर जिसकी खोपड़ी पे हम चढ़ जाएं, बात को जरा समझना, बिल्कुल जिसकी खोपड़ी पे यदि हम चढ़ जाते हैं तो उसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू बेटा 1 कर देते हैं, उसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं। ये शून्य कहता है, क्या कहता है कि जिसकी खोपड़ी पे हम चढ़ जाएं उसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। ठीक, फिर शून्य क्या कहता है, देखो मान लीजिए आपका 5 है, ये 6 है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, शून्य क्या कहता है, ये शून्य क्या कह रहा है, फिर शून्य क्या कह रहा है, शून्य ये कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर कितनी भी पावर चढ़ जाए, मान लीजिए यहाँ पर पावर मैंने 5 ले ली, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, अब कह रहा सर यही क्या नहीं आ रहा है, और कोई ले लीजिए लो, यहाँ पर 25 ले ली, क्या दिक्कत है। तो शून्य कहता है कि जिसके ऊपर हम चढ़ जाएं उसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं, और जो हमारे ऊपर बेटा अगर चढ़ जाता है, ठीक है ना, हम उसको शून्य कर देते हैं। है मज़े की बात, है मज़े की बात कि नहीं है, हम उसको शून्य कर देते हैं। ठीक है ना, तो बात अनडिफाइन की है, समझना बेटा, उसको समझना कैसे, देखो तो यहाँ पर एक खोपड़ी है, एक खोपड़ी पे एक खोपड़ी पड़िया है, क्योंकि 5 की पावर शून्य है, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पर 5 की पावर शून्य है, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और बेस का मतलब बेटा आधार होता है, और इसे क्या कहते हैं हम, पावर तो कहते हैं, यानी कि घात कहते हैं। ये हमारी घात है, यानी कि पावर है, यानी डिग्री है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, अगर वगैरह छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये घात है। तो यहाँ इसका आधार है, ये खोपड़ी है, ये इसका आधार है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये खोपड़ी हो, लेकिन यहाँ पर ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये बेस है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये बेस है और ये क्या है बेटा, खोपड़ी है। ये खोपड़ी है, देखो यहाँ पर ये खोपड़िया कह दिया हमने इसको। ठीक है ना, ये घात जो पावर है वो खोपड़ी है, इसको मैंने खोपड़ी नाम दे दिया।
बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है ना। ये तो हंसी वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये खोपड़ी है, ये बेस है, ये आपस में झगड़ गए, ठीक है, आपस में लड़ने लगे कि मेरे आवाज़ तो कोई अस्तित्व होने चाहिए, ठीक है ना। आपस में कलह करने लगे तो क्या होगा, जो हमारे गणतज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उन्हें गुस्सा आ गया कि लड़े ही जा रहे हो आपस में। कि एक कह रहा है कि मेरे ऊपर जो चढ़ जाएगा हम उसको शून्य कर देंगे, एक कह रहा है कि जिसके ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा उसका मान हम बंद कर देंगे। तो जो आपस में झगड़ा हो गया, तो उनको आया गुस्सा और उन्होंने कहा कि देखो, ठीक है ना, आप अनडिफाइन हो, उसको अनडिफाइन साबित कर दिया। इस प्रकार से शून्य की पावर जो शून्य होती है, शून्य की जो घात होती है बेटा, वो अनडिफाइन होती है, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो शून्य की पावर शून्य, इसलिए यहाँ पर जो शून्य है इसकी कोई भी पावर नहीं होती है, इसको अनडिफाइन, ये भी नहीं कह सकते इसकी कोई पावर नहीं होती है, कोई घात नहीं, नहीं, अनडिफाइन है, अपरिभाषित है बेटा। कन्फर्म है, ये बात समझ में आपके अवश्य आई होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर हम एक रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद की समझो जरा पहले। तो देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, यहाँ समझो। रैखिक बहुपद, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, रैखिक बहुपद। इसकी परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर, समझो बेटा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी सबसे बड़ी घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो बेटा मानक रूप होता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप का मतलब होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस के b, ठीक है ना। ax प्लस के b बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पर आपका a और b बेटा क्या है, आपके वास्तविक संख्याएं हैं, और यहाँ पर x क्या है बेटा, चर है, ठीक है। ये हमारी वास्तविक संख्या मीन्स कांस्टेंट, मीन्स अचर संख्या हैं, कह सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल में लेके चलें तो मान लीजिए 3x माइनस के 6 लेते हैं, ठीक है ना, और कंपेरिजन करते हैं आपस में, तो x का मतलब होगा यहाँ पर x का गुणांक a है और x गुणांक 3 है, यानी कि x की वैल्यू, a की वैल्यू बेटा 3 है और यहाँ पर b की वैल्यू -6 है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि बहुपद, रैखिक बहुपद का आलेख कैसे खींचा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रैखिक बहुपद का आलेख, ठीक है ना। रैखिक बहुपद का आलेख यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। अब देखिए रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख, ठीक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा ग्राफ ऑफ आ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ आ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। माना कि क्योंकि यहाँ पर आलेख की बात कर रहे हैं, तो आलेख एक हमारा क्या ग्राफ होता है, इसको हम इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो माना कि यहाँ आलेख हम कह देते हैं, माना कि f(x) बराबर आपका ax प्लस b जो हमारा मानक रूप है, ठीक, ये, या यहाँ पर मान लेते हैं आलेख खींचने के लिए, अभी हमने माना था 3x माइनस 6, ये हमारा है, ठीक है, का आलेख, ठीक है ना। इसका मुझे क्या करना है, आलेख खींचना है, ठीक है ना। आलेख आपका हमें इसका खींचना है।
का आलेख हमेशा एक सीधी रेखा होता है। यानी कि रैखिक बहुपद, यानी कि ये दिया है, अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म इसका अगर हम देखें तो क्या होता है, ax प्लस बी होता है। लेकिन इसमें एक बात पॉइंट वाली बात है यहाँ पर कि a नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। इसके पहले मैं बता नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझा दिया हमने। अगर आपका कोई रैखिक बहुपद ax प्लस बी है, लेकिन एक कंडीशन है कि a का मान बेटा शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये शून्य आ गया तो फिर आपका रैखिक बहुपद ही नहीं कहलाएगा, पूरा पद आपका शून्य हो जाएगा। तो हमेशा इस प्रकार के सवालों का जब भी आलेख, यानी कि रैखिक बहुपद का जब भी बेटा आप आलेख खींचोगे तो हमेशा एक सीधी रेखा आपकी आएगी। ठीक है, एक कन्फर्म बात है जी, बिल्कुल ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो देखो कैसे, तो इसका मान लीजिए हमने क्या किया कि संगत समीकरण माना है। क्या माना, इसको हमने क्या किया, y मान लिया, और y बराबर यहाँ पर 3x माइनस 6 कह दिया, और यहाँ पर एक हमने लाइन खींच ली, और यहाँ पर इस प्रकार से ये आपकी एक टेबल बना ली, और यहाँ पर क्या लिखा कि y के मान ज्ञात करने के लिए x के मान लेने पर, समझना। अब मुझे अपने मन से मान रखना, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y बराबर 3x माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है बेटा, देखो अगर मान लीजिए मैं अपने मन से मैंने मान क्या लिया, 1 लिया, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 6, यानी कि 3 माइनस 6 बराबर माइनस के 3, कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मान लीजिए मैंने मान यहाँ पर 2 ले लिया, तब क्या होगा, 3 गुणित 3 माइनस से 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 6, ये शून्य आ गया। क्लियर बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक माइनस हम मान लेते हैं तो मान क्या आएगा, 3 गुणित माइनस 1 माइनस 6, यानी कि माइनस 3 और माइनस के 6, आपका माइनस का 9 आ गया। कन्फर्म है। तो आप देख रहे हैं कि 2 रखने पर यानी कि इसका मान शून्य हो जाता है। कुल मिला के अगर हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करें क्या, कि चूंकि अगर इसको शून्य मान लिया जाए तो 3x माइनस 6 बराबर 0, तो 3x बराबर 6 और 3 दूनी 6, x बराबर बेटा आपका 2 आ गया। यानी कि 2 इसका एक शून्यक है, वो भी एक शून्यक है क्योंकि बेटा एक घातीय है। निश्चित ये बात कन्फर्म है, किसी भी बहुपद में जितनी घात होगी उसके उतने ही हल, मूल मान या शून्यक निश्चित निकल के आएंगे। तो एक ही घात मान निकला, तो इसका क्या है, 2 आपका क्या मान निकल गया, यानी कि इसका शून्यक 1 है, तो 2 पे ये संतुष्ट करता है। अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो निश्चित एक हमारी क्या निकल के आएगी, एक आपकी सरल रेखा निकल के आएगी। तो हमने लिख भी दिया है कि अगर जब भी किसी रैखिक बहुपद का बेटा आलेख खींचा जाए तो हमेशा एक सीधी आलेख जो होगा वो हमेशा एक सीधी रेखा होता है। एक कन्फर्म है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में फीड कर लेना। ठीक बेटा, देखो ज़रा कैसे, यहाँ पर हम थोड़ा स्केल का सहारा लिया हमने, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बेटा खींच दिया है। ठीक है ना, यहाँ मैंने पॉइंट रख दिए हैं, ठीक है ना, ये रख दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से रख देंगे। और इधर हमने खींच दिया इसको, देखो इस प्रकार से हमने आपका खींच दिया। ठीक, एक आपका आलेख तिरछा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन आ गई, तो यहाँ पर जी x हो गया, यहाँ पर x डेक्स होता है, ये y है बेटा, तो ये y डेक्स होता है। आलेख को खींचते समय आपको एक बात ध्यान रखना है, मान देखो हाईएस्ट क्या है, ये x के मान 1 और 2 हैं, और एक भी x का मान है बेटा माइनस, यानी कि प्लस का हाईएस्ट और माइनस का 1, लेकिन y का मान माइनस का 3 और माइनस का 9 हाईएस्ट आ रहा है, माइनस का 9, इसका मतलब माइनस का 9 आ रहा है, तो माइनस बेटा नीचे जाएगा और मैंने ऊपर ज़्यादा बढ़ा दिया। यही तो देखने वाली बात पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। तो आलेख आपका इस प्रकार से कुछ जाएगा, यहाँ पर इसका आलेख कुछ आएगा। ये देखो बेटा,
तो यहाँ पर एक्स डेक्स आपका हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, 0 लिया, दूरी पर 1 ले लिया, दूरी पर 2 ले लिया, इधर 1 ले लिया और इधर 2, ये इधर माइनस के होते हैं। आपको पैमाना के अनुसार लेना है, ठीक बेटा, दूर दूर लेना है। यहाँ पर देखो आपका 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। वाई डेक्स हो जाएगा, ये आपका 8 आ गया, ये आपका 9। लेकिन इधर कैसे होते बेटा, हमेशा माइनस के होते हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में कार्तीय तल पर बिंदुओं को दिखाना या स्थित करना, निरूपित करना अवश्य सीखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते 1 और -3, तो क्या करेंगे कि एक अक्ष पर आपका 1 है और 3 माइनस का है, तो इस प्रकार से आप रखोगे स्केल को और इस तरह से देखोगे तो 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने तो इसके सहारे से सीधा रख दिया, इस प्रकार से 3 यहाँ पर पॉइंट लगा करके ऐसे बेटा घेर देना और लिख देना 1 और -3 हो गया। अब देखते 2 और 0 है, तो 2 कहाँ 2 है, 0 यानी कि 0 तो डिनोट किया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये मान किस पे है, एक्स अक्ष पे, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो ये आपका 2 है और इसको आप ऐसे कर देंगे तो 0,2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि माइनस का एक -1 कहाँ, यहाँ पर है, और 9 कहाँ है, यहाँ पर है। इस प्रकार से आप बेटा इसके रखना, इस प्रकार से आप इसके रखोगे और इस प्रकार से यहाँ पॉइंट लगा दोगे, तो ये आपका हो जाएगा -1 और -9, ठीक है ना। जब आप इसको खींचोगे, इस प्रकार से रखोगे, तो निश्चित ये मान बिल्कुल एक रेखा में आपको बेटा मिलेंगे। 100% बेटा एक रेखा में ये मान मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपको एक रेखा नज़र आएगी। तो कह सकते, अभी हमने आपसे कहा है कि एक आलेख, जब भी किसी रैखिक समीकरण का बेटा आलेख खींचोगे तो हमेशा एक रेखा होती है, और इस रेखा कौन सी है, ये यहाँ पर जो समीकरण दिया बहुपद, वो क्या दिया, 3x - 6 दिया था, बराबर, इसको y कह सकते हैं या y बराबर कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको fx भी कह देते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ ये जो रेखा है वो एक अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, तो गौर से आप देखेंगे एक अक्ष को यहाँ काट रही है बेटा, ये काट रही है। इसका मतलब इसका बेटा यहाँ पर यानी कि कोई भी आलेख मीन्स कोई रेखा एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर बेटा काटेगी उतना ही उसका शून्य कहलाएगा। तो यहाँ हम आपको एक नोट लिख देते हैं, समझना, ठीक है ना। कोई भी आलेख, कोई भी आलेख या रेखा, ठीक है ना, आलेख या रेखा एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी वे उसके, यानी कि बहुपद के, वे बहुपद के शून्यक होंगे। ये बिल्कुल आप रट लेना, बिल्कुल दिमाग में फीड कर लेना, क्लियर है। तो कोई भी आलेख या जो रेखा है, जब हम आलेख खींचते हैं तो वो अगर एक अक्ष को जिस यानी कि जितने बिंदुओं पर काटेगा वो हमेशा उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाकई में आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की इस वीडियो की समाप्ति एक छोटी सी बेटा प्यारी सी मुस्कान के साथ समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ो।